चालू हो गई क्या क्लास? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो भाई साहब लोग? मौसम बढ़िया है? बारिशें चल रही है? भीगी भीगी सड़कें तो नहीं देख रहे हो तुम? भीगी भीगी सड़कों पे इंतजार तो नहीं कर रहे हो? चलो बढ़िया है। सब पढ़ रहा हूँ, मैं टेबल पे बैठा हूँ एक्चुअली मैं आज। ये देखो। अ, अभी उतर के नीचे जाऊंगा, क्लास भी तो लेनी है। अरे दादा, बुढ़ापा आ गया भैया। हाँ तो शेरों, नमस्कार। क्या हालचाल, तो कैसे हैं आप सब लोग? कह रहे बारिश ही नहीं हो रही है, बाल्टी डाल के सड़क गीली कर ले। चलो भाई, शुरू करें। कल क्या सीख रहे थे हम लास्ट में? आज तो हम ये एटॉमिक रेडियस, मेनली हमारा साइज, जिसको हम साइज बोलते हैं, है ना, साइज वाली बातें करेंगे आज हम। और कल हम कुछ जेड इफेक्टिव टाइप्स की बातें कर रहे थे। तो बहुत सारी जो जेड इफेक्टिव है उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, और जो कैलकुलेशंस होती है उसके बेस्ड पर, उसके बेसिस पर ये पाया गया, और जो पाया गया वो यहाँ लिख दिया। कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। स्लेटर रूल होता है जिससे सिग्मा की कैलकुलेशन होती है, और फिर उसे जेड में से माइनस करके जेड इफेक्टिव निकाल दिया जाता है। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है ना, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। तो इसको तो, ये तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होते हैं, हमको पता होता है बेटा। लेकिन ये नहीं पता होता, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए एक रूल है। स्लेटर करके एक साइंटिस्ट था, स्लेटर्स। हालांकि होने को दो और साइंटिस्ट भी थे, लेकिन आज भी कोई परफेक्टली ये नहीं बता पाया। और स्लेटर ने तो लास्ट में खुद ही कह दिया था कि मेरे को तो सपना आया था, तो मैंने ऐसे ही वैल्यू अज्यूम, उसने क्या अजम्पशंस ले लिए थे कि इस इलेक्ट्रॉन का इतना होगा, इसका इतना होगा, ऐसे करके अजम्पशंस ले लिए उसने। तो खुद ही लास्ट में बोल दिया स्लेटर ने। पहले खूब पागल बनाया लोगों को कि देखो ऐसे होता है, जोड़ बाकी खूब करना सिखाई। फिर लास्ट में कहता है कि वो हाइपोथेटिकल वैल्यूज से, जो बेस था कैलकुलेशन का वो हाइपोथेटिकल वैल्यूज थी। फिर लोगों ने कहा हट, भगाया उससे। फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने कुछ अपने अलग तरीके से किया, लोगों ने उसको भी भगाया, हट। तो ये कुल मिला के जेड इफेक्टिव जो है वैल्यू बेस्ड चीज है ना, और अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग तरीके से चलती है। डी एंड एफ ब्लॉक में ये बहुत ज्यादा वेरिएशन चलता है, घटता बढ़ता पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो डी एंड एफ ब्लॉक का तो मतलब हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, ये दो लाइंस भी अगर लिखी हुई है तो जनरली ये एस और पी ब्लॉक के लिए लिखी हुई है मेनली। क्या लिखा हुआ है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जनरली जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। आपको क्या याद रखना है कि पीरियड के अंदर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इतना मेरे कहने पे याद रख लोगे क्या? है ना, स्लेटर के कहने पे मत रखना, है ना। स्लेटर फिलेटर रहने दो तुम, मेरे कहने पे रख देना। रख लोगे, ठीक है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जनरली जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। वापिस सोचो, जेड इफेक्टिव पीरियड के अंदर बढ़ता है और ग्रुप के अंदर कांस्टेंट हो जाता है। इतनी सी बात आपको लर्न करनी पड़ेगी। यूं मान के चलो कि इसके लिए चाहे मेरे को दो शब्द बोल दो मन में, लेकिन बेटा इतना तो याद रखना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है और टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, जब लेफ्ट टू राइट में थोड़ा सा इसको
कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि ये दोनों चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए आपके लिए। जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं, ध्यान रखना बेटा, जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट। एक पीरियड में जब आप, जैसे यहां पर लिथियम है तो वो 2s1 है, बेरिलियम है तो 2s2 है, वो बोरोन है, नोट नहीं करना है ये, तो 2s2 2p1 है, फिर 2p2 है, फिर 2p3 है, ऐसे चलता रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके अंदर n की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? क्या n की वैल्यू जो है वो सेम है? और n क्या होता है? शेल नंबर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है 3, इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 6, इसमें है 7। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट शेल में जा रहा है या उसी शेल में जा रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताना बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूं, फिर क्योंकि हम एस और पी की बात कर रहे हैं। तो पीरियड के अंदर मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन आपका, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इधर से इधर आने पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो यूं समझो कि ये रहा एक न्यूक्लियस और इसका n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2, ये रहा दूसरा, है ना। अब आप मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो फिर अगला भी इसी में बढ़ रहा है, फिर अगला भी इसी में बढ़ रहा है, फिर अगला भी इसी में बढ़ रहा है, यानी एक पीरियड के अंदर n की वैल्यू नहीं बदलती। और जब n की वैल्यू नहीं बदलती तो शेल नंबर नहीं बदलता। तो जो भी लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो क्या एक ही शेल में बढ़ रहा है बेटा? और हमें पता है कि शील्डिंग जो होती है सिग्मा, हमें पता है कि जो स्क्रीनिंग होती है वो तो अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे बढ़ती है, और हमें पता है कि शील्डिंग और जेड इफेक्टिव उल्टा चलते हैं। वापस सुन लो, मैंने कहा कि एक पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसी कमरे में बढ़ रहे हैं, शेल नंबर वही है बेटा। हाँ, सब शेल्स डिफरेंट हो सकती है, वो एस है वो पी है, मैं सब शेल की बात ही नहीं कर रहा, मैं शेल की बात कर रहा हूं, है ना। तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो एक पीरियड के अंदर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखी हुई ये बात ये है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर चेंज नहीं होता पीरियड के अंदर, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जो एटॉमिक नंबर आप बढ़ा रहे हो उसमें जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वो एक ही शेल में जा रहे हैं। जबकि हमने शील्डिंग की जो डेफिनेशन लिखी वो लिखी कि इनर शेल्स की टेंडेंसी होती है। अब इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन बढ़ने चाहिए तभी तो टेंडेंसी बढ़ेगी। अब मेरी बात सुनना, यहां पे तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहे ना, यहां पे तो सब सेम ही शेल में आ रहे हैं। तो बताओ यहां पर शील्डिंग इफेक्टिवली इंक्रीज होगी या जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा? जल्दी बताओ भाई। ऑब्वियसली सिग्मा बढ़ता है यहां पे, है ना। मैं ये कह सकता हूं कि पीरियड के अंदर सिग्मा भी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम थी स्लेटर के कैलकुलेशन में। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं वो सेम शेल में बढ़ रहे हैं, इनर तो नहीं बढ़ रहे ना, क्यों? क्योंकि कुछ कमरा बन ही नहीं रहा है, ऐसा एक ही कमरे में ठूसे जा रहे हैं लोग। मगर यह भी तय है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा रिपल्शन इंक्रीज हो रहा होगा, हम मान लेते हैं, ठीक है। डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी वो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है, मैं मानता हूं। मगर ओवरऑल सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिपल्शन तो इंक्रीज हो ही रहा होगा यार, ठीक है, मान लेते हैं। स्लेटर ने नहीं बोला पर मैं बता रहा हूं कि थोड़ा तो रिपल्शन इंक्रीज हो ही रहा होगा। मगर वो रिपल्शन इतना इंक्रीज नहीं हो रहा कि वो अट्रैक्शन पर डोमिनेट हो जाए, जेड इफेक्टिव से ज्यादा हो जाए, है ना, और साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर दे रिपल्शन से, नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या बढ़ता है, वापस सुनो। लेफ्ट टू राइट जाना, यहां लिथियम है, यहां बेरिलियम है। आप जब लिथियम से बेरिलियम पर आए तो क्या प्रोटॉन बढ़ा, मतलब जेड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, है ना। फॉर्मूले को देखते जाना बेटा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, फॉर्मूले को देखते जाना। क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ा क्या? यस। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो फिर तो रिपल्शन भी थोड़ा तो बढ़ा ही होगा, तो मैं बोलूंगा सिग्मा में कम नहीं लिख सकता, सिग्मा भी इंक्रीज हुआ है। पॉइंट वो है कि कितना इंक्रीज हुआ, कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ,
ये हमें देखना है। फिर बात आती है कि जेड इफेक्टिव जो है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कह रहे सर सबके सब भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर हम फाइनली जेड इफेक्टिव को इंक्रीज बोल क्यों रहे हैं जब ऊपर तीनों चीजें इंक्रीज हो रही है। अरे भाई प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जेड भी बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो सिग्मा भी बढ़ रहा है। तो समझो इधर से इधर आने पर प्रोटॉन कितना बढ़ता है, एक। अरे भाई ये 3 है, यहां 4 है, तो एक ही प्रोटॉन इंक्रीज हुआ ना। इधर से इधर आने पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां जेड की जगह मान लो मैंने लिख दिया 1। अभी फर्क पता चल जाएगा इसमें और इसमें कौन बड़ी वैल्यू आएगी वो देखेंगे। अब स्लेटर साहब हमें बता के गए, स्लेटर साहब हमें बता के गए कि जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बहुत ज्यादा सिग्मा इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी तो इनर शेल्स की होती है। लेकिन उसने कहा फिर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है और उसने वैल्यू निकाली 0.35। अब उससे पूछा कि ये वैल्यू कहां से आई, अभी तो कह रहा था इनर शेल की प्रॉपर्टी है। कह रहा नहीं नहीं सेम शेल में भी थोड़ा बहुत 19-20 बढ़ता है रिपल्शन थोड़ा बहुत। तो क्या तेरे को कैसे पता चला रही ये वैल्यू, क्यों कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। बोला कि नहीं सपना आया मेरे को, मानो ऐसा होता है। अच्छा तो बल ठीक है। अब इसके हिसाब से फिर कितना हो गया बताओ, अगर यहां निकालोगे तो क्या ये 0.65 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यानी कि जब आप पीरियड के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करते हो तो रिपल्शन तो 0.35 से बढ़ता है, मगर नेट अट्रैक्शन 0.65 से बढ़ता है। अब बताओ कौन ज्यादा बढ़ रहा है, अब बताओ कौन ज्यादा बढ़ रहा है, बताओ। रिपल्शन तो 0.35 से बढ़ता है और नेट अट्रैक्शन 0.65 से बढ़ता है। इसीलिए हमने वहां पर जेड इफेक्टिव को डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी माना, बिकॉज 0.35 और 0.65 में डोमिनेटिंग 0.65 को माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये उसकी वैल्यू से ही मैंने उसी के हाथ पैर तोड़ के आपको ये चीज सिखा दी, स्लेटर के ही हाथ पैर तोड़ दिए मैंने। ये इधर आ बेटा, तू क्या सिखा रहा था। मैं इस बात को ऐसे प्रूव कर सकता हूं कि एक स्टेप आगे बढ़ने पर, हर एक एटम की तरफ बढ़ने पर ये 0.35 से सिग्मा बढ़ता है, रिपल्शन इंक्रीज होता है मामूली, नेग्लिजिबल, क्योंकि 0.3 है वो, आधा भी नहीं है। और अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन हमारे पास 0.65 से इंक्रीज होके आता है। तो इसीलिए अल्टीमेटली लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ क्या रहा है, अल्टीमेटली बढ़ क्या रहा है, एक चीज 0.35 से बढ़ रही है, एक चीज 0.65 से बढ़ती है, तो आपको नेट रिजल्ट तो फिर अट्रैक्शन का ही मिलेगा ना। इसीलिए लेफ्ट टू राइट हम जेड इफेक्टिव इंक्रीज बोलते हैं। अब तो क्लियर है, ठीक है। और जिसको समझ नहीं आया, ईमानदारी से बोल रहा हूं बेटा, इसको ताना मत समझना, गुस्सा मत समझना, कुछ नहीं कह रहा हूं। जिसको समझ नहीं आया गोली मार इसके, ये 2 पॉइंट याद कर लेना, है ना, ये 2 पॉइंट याद कर लेना। जिसको समझ नहीं आया मैं बता रहा हूं, क्योंकि वाकई देखा जाए ना तो समझने वाली चीज है नहीं ना, मैं क्या करूं। अब सुनो, अब सुनो, ये चीज समझ आ गई, ये कचरा है, कुछ नहीं है, ये तुम्हें लिखना भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं खाली तुम्हें महसूस करवा रहा हूं कि हाँ ऐसा होता है। अब देखो मान लो मैंने लिथियम लिखा, अब मैं नीचे आ रहा हूं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब मैं नीचे आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं तो क्या होगा वो सुनना। ये 2s1 है, ये 3s1 है, ये 4s1 है, ये 5s1 है, ये 6s1 है। अब आप यहां से जब यहां जंप करोगे तो आप देखो कि कमरा नंबर ही चेंज हो गया। मतलब अगर लिथियम ऐसा है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, अगर लिथियम में ये इलेक्ट्रॉन यहां है दूसरे नंबर शेल में, तो फिर सोडियम में ये 3 में आ गया, पोटेशियम में ये 4 में आ गया, रुबिडियम में ये 5 में आ गया। अब सुनना, अब जब यहां पे तुम भर रहे हो तो ऑब्वियसली इधर भी इलेक्ट्रॉन तो पहले भर ही रहे होंगे। तो एक पीरियड में मूव करने पर ये जो कमरा है वो नहीं बदल रहा था, यार समझ पा रहे हो। लेकिन एक ग्रुप में मूव करने पर आप देख रहे हो कि एनर्जी लेवल्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जब एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप यहां बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे जब जेड इफेक्टिव निकालोगे तो आप देखोगे कि इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन काफी बढ़ चुके होंगे। तो जब आप ये देखो कि लिथियम से सोडियम पे जब आप मूव करते हो तो इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। फिर आप सोडियम से पोटेशियम पे मूव करते हो तो इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि शेल इनर अंदर वाली शेल भी तो बन गई है अब, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे।
तो कुल मिला के मेरी बात समझ तो आ रही है ना बेटा? मेरी बात समझ आ रही ना? तो एनसीईआरटी ने दो बातें लिखी हुई है, मैं बताऊंगा वो भी। पहली बात जो इससे पहले समझाई थी, कहता है कि लेफ्ट, वो लिखी उन्होंने साइज वाले पर है, तो हम साइज में वापस बात करेंगे उसकी, है ना। साइज वाले पॉइंट में लिख रखा है, उन्होंने कह रखा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेटिंग तरीके से इंक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम आने पर, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा वो सुनो, कि टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो आपका इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। और जब इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो जो सिग्मा है, जो शील्डिंग है, वो सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी अच्छी खासी कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है। और वो सिग्मा इतना इंक्रीज हो जाता है, वो सिग्मा इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो बढ़ते हुए अट्रैक्शन को बराबर लाके रख देता है। भाई सीधी बात है, अट्रैक्शन को बराबर कर देता है। जो नेट अट्रैक्शन हमारा होता है उसे वो क्या कर देता है, लगभग इक्वल कर देता है। जैसे मैं कहूं कि पहले से दूसरे पे आते हैं तो थोड़ा इंक्रीज होता है, मगर 3 4 5 पे सब कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए जनरली हमने कांस्टेंट लिख दिया। तो वैल्यूज पे बेस्ड ये चीज निकल के आती है। और हम वैल्यू की बात ना भी करें तो मैं आपको इस चीज को विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने एक ही एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज किया था। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं वो टॉप टू बॉटम बनाया है बेटा, और उसमें मैंने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। दैट मीन्स आप जैसे जैसे नीचे आते हो तो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उससे पहले अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ते हैं ऐसे मूव करने पर। तो इस वजह से सिग्मा जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज होता है, और इतना इंक्रीज होता है कि वो जो नेट अट्रैक्शन हमारा इधर चल रहा है उसे लगभग बराबर कर देता है। और लगभग बराबर कर देता है तो फिर जेड इफेक्टिव हमारे लिए क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा? चलो, तो ये आप चाहो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, साफ साफ लिख देना कैलकुलेशन नॉट इन सिलेबस, है ना। स्लेटर रूल सिलेबस में नहीं है, ये देख लो, ये कोई सिलेबस वाला पार्ट नहीं है। आप देखो ये जेड इफेक्टिव है, लिथियम में जितना है उसमें आप प्लस कर दो 0.65, ये वैल्यू आ गई। फिर इसमें भी आप प्लस कर दो 0.65, और ऐसे 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 चलते रहो। ये देख लो, हमें वैल्यू याद नहीं करनी है, मेरी तरफ से इस स्लाइड को चाहे नोट भी मत करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। मुझे फिर से यहां पर एक ही चीज सिखानी है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये देखो टॉप टू बॉटम, मैंने कहा एक बार के लिए प्लस 0 पॉइंट प्लस इंक्रीज हुआ 0.90 से, मेरे ख्याल से, है ना, इतना ही हुआ ना, हाँ 0.90 से। और उसके बाद ये जो है ये कांस्टेंट हो गया। नहीं, वैल्यूज कोई लिखना नहीं है, ये चाहो तो ये चित्र बना लो, ये ऐसे, इसका मतलब है टॉप टू बॉटम, इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है टॉप टू बॉटम, ये जरूर बना लो। टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज होता है, ठीक है। सिग्मा भी ऑब्वियसली जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो सिग्मा भी इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। मगर लेफ्ट टू राइट के देखो, लेफ्ट टू राइट में एन कांस्टेंट, पीरियड थोड़ी चेंज होता है, उसके बाद सिग्मा बढ़ता है मगर जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है। यहां 2 एरो लगा देना, मोर इंक्रीज। ऐसी बात नहीं है कि वहां रिपल्शन नहीं बढ़ रहा था, 0.35 से बढ़ रहा था लेकिन नेग्लिजिबल था, तो नकार नहीं सकते स्टेटमेंट को। सिग्मा तो वहां भी बढ़ रहा था मगर डोमिनेटिंगली यही इंक्रीज हो रहा था, ये जरूर लिख लो आप, ठीक है बेटा। कह रहे फर्स्ट पॉइंट फोर्थ पीरियड के लिए भी बता दो बेटा, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आता है, ठीक है। मैं डी ब्लॉक को हटा देता हूं, उसके बाद तू एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट ले ले और आगे के पी ब्लॉक के लिए
ले ले, ये सही हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं एस और बी पी ब्लॉक की ही बात कर रहा हूं, तो फिर फोर्थ पीरियड में आने वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मैं लेफ्ट टू राइट बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर अलग चलती है चीज, वहां वैल्यू अलग चलेगी, कैलकुलेशन अलग चलेगा, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम शेल में। मैं नहीं चाहता तुम्हें कंफ्यूज करना, तुम अगर मेरा टेस्ट करना चाहते हो तो फिर आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा 2 लेक्चर ले सकता हूं। लास्ट में दावा है कि लास्ट में तुम्हें जेड इफेक्टिव से नफरत करवा दूंगा और मुझसे भी हो जाएगी तुमको, इतना दावा है। और चाहते हो तो आ जाओ मैदान में फिर। मैं चाह रहा हूं मुझे रुका रहने दो, क्योंकि अननेसेसरी मत पढ़ो, कम से कम ड्रॉप पर हो, इतना तो समझो कि काम का क्या और काम का क्या नहीं है। ठीक है, जो गलतियां होती हैं उन गलतियों में एक ये भी होता है कि फालतू भी बहुत पढ़ते हैं हम, है ना। रहने दो, मानो मेरी भी बात। मैं अभी फिर सारी कैलकुलेशन करके सिखा दूंगा, स्लेटर रूल की जितना भी कि nth शेल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन n और p सब शेल में हो तो nth शेल के लिए 0.35, n माइनस के लिए 1 के लिए 0.85 और उससे अंदर वाली के लिए 1 की वैल्यू करते हैं, फिर उससे सारा कैलकुलेशन निकाल दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका nd और nf में हो तो फिर nth शेल के लिए nd और nf सब शेल के लिए 0.35 और रेस्ट ऑल सब शेल्स के लिए जो है वो 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये रही स्लेटर की सारी वैल्यू। अब इन वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रख के मैं कैलकुलेशन करवा दूंगा, मैं सबका जेड इफेक्टिव निकाल दूंगा। अरे भाई उससे होगा क्या, मतलब क्या उस चीज का, तुझसे पूछेगा कोई जेड इफेक्टिव का सवाल? एनसीईआरटी में कहा जेड इफेक्टिव लिखा है, जरा सोच के बता, ढूंढ के दिखा दे मुझे। और अभी सब करा दूंगा कि वो भी प्रूफ कर दूंगा। वो भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि सर इलेक्ट्रॉन तो 3D में गया था लेकिन निकला 4s से क्यों? तो कुछ बातें मैंने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे करी थी कि डी और एफ में जाता तो n-1 डी में है, डी ब्लॉक की मैं बात करूं तो n-1 डी में, जैसे 3D में जाएगा लेकिन निकलने वाला 4s से निकलेगा। फिर इसी तरह से एफ ब्लॉक में पहले एफ में जाता है लेकिन निकलता 6s से या 7s से, वो सब भी प्रूव करके बता दूंगा मैं। लेकिन होगा क्या उससे, कौन सा सेटिस्फेक्शन आएगा तुमको, ये बता दो। क्या आएगा, तुम्हारी कॉपी के 4 पन्ने ऐसे होंगे जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सेटिस्फेक्शन होगा? मैं 40 भरवा सकता हूं ऐसे हर टॉपिक में। बेटा हार्ड वर्क और स्मार्ट हार्ड वर्क में यही फर्क होता है, ठीक है। गधों की तरह मेहनत मत करो। चलो, फिर आता है जेड इफेक्टिव इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड आयंस एंड सेम एलिमेंट, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं, एक ये हम इसकी बात करेंगे, दूसरा हम इसकी बात करेंगे। तो पहला हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बेटा? आइसो मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखा बेटा, पेपर के लेवल वगैरह को देखते हुए, है ना, सब कुछ है, हर चीज है, उसको देख के हमें पढ़ाना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि मेरे 12 साल के जो पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है, आज जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ शायद वो डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना, आधे नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं। मगर ठीक है, उस टाइम जरूरत थी, उस टाइम पढ़ाते थे, एम्स अलग होता था, पेपर आता था, पेपर में पूछा जाता था, सब कुछ होता था। एनसीईआरटी से बाहर आता था, वहां पे वो नहीं था, लिमिट नहीं थी कि एनसीईआरटी में से ही देंगे, पेपर आते थे तो पढ़ा देते थे ना उस वक्त। अब नहीं है तो नहीं पढ़ाते हैं। तो अब करना क्या है कि एनसीईआरटी की चीजों को समझने के लिए कुछ कुछ तो बताना ही पड़ता है ना, प्रॉब्लम वो है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जेड इफेक्टिव कैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जरा देखते हैं। माना कि मैंने यहां पे ले लिया एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, है ना, उसके बाद सोडियम प्लस, के बाद F-O2-, N3-, यहां तक हम देख लेते हैं, करेक्ट है। यहां पे अगर आप प्रोटॉन के नंबर देखोगे तो प्रोटॉन के नंबर तो एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है बेटा, 13 है, इसका 12 है, इसका 11 है, 9 है, 8 है और 7 है। मगर आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, ये बार बार नहीं बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कोई प्रॉपर्टी आगे क्यों बढ़ रही है क्यों घट रही है सीधा लिखूंगा। आज समझा रहा हूं जेड इफेक्टिव से वास्ता, तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर हम साइज पढ़ेंगे तो भी जेड इफेक्टिव से ही वास्ता होगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो भी जेड इफेक्टिव से ही वास्ता होगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे तो भी जेड इफेक्टिव से ही वास्ता होगा। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो भी वो जेड इफेक्टिव से ही रिलेट होगा। इसीलिए मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक को पहले जेड इफेक्टिव से रिलेट करके सिखा देता हूं, ताकि मैं बार बार जाके वहां पे कौन क्या कैसे क्या नहीं बताऊंगा। ठीक है, सेम चीज मैं सेम एलिमेंट के आयंस की बात करता हूं, जैसे O+O-, तो ये एक एलिमेंट ऑक्सीजन ही है, उसी के आप प्लस माइनस देख रहे हो, तो यहां पर एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों चीजें अलग है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब एलिमेंट डिफरेंट है बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, 10 10 10 10 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब सिंपल सी बात है, मुझे यहां पर जेड इफेक्टिव सिखाना है, मेरे को सुनो, 13 लोग खींचने वाले हैं, न्यूक्लियस में कौन बैठे हैं, 13 लोग, बाहर कितने घूम रहे हैं, 10, 13 मिलके 10 को खींचेंगे, अट्रैक्शन वही जेड इफेक्टिव है बेसिकली। 12 मिलके 10 को खींचेंगे, 11 मिलके 10 को खींचेंगे, 9 मिलके 10 को खींचेंगे, 8 मिलके 10 को खींचेंगे और 7 मिलके 10 को खींचेंगे। मुझे बता दो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसमें होगा। और जेड इफेक्टिव का मतलब वही है कि अंदर वाले बाहर वाले को कितना ताकत से खींचते हैं, वो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जल्दी बता दो कि सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसमें होगा। एल्यूमिनियम, ठीक है, समझ आ रहा है, 13 लोग मिलके 10 को खींचेंगे, तो इसका मतलब है हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, है ना, जेड इफेक्टिव इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक is directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge. यही होगा और क्या होगा, जितना प्लस उतना ज्यादा, कम प्लस थोड़ा कम, और कम प्लस और कम, माइनस और कम, ज्यादा माइनस और कम, और ज्यादा माइनस और कम। तो ये पॉजिटिव के तो संगे संगे चलता है लेकिन नेगेटिव के संगे संगे नहीं चलता है बेटा, ठीक है। हाँ, 10 नहीं होगा, ओके। ये कह रहा 10 नहीं होगा, पता नहीं उसे क्या दिख रहा है ऐसा कि 10 नहीं होगा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन 10 नहीं होंगे, भगवान जाने। अलग लेवल पे चल रहे हैं लोग। नहीं, बाहर से तो नहीं आएगा, कि एक बच्चा पूछ रहा है इस बार पेपर बाहर से आया था, नहीं बाहर तो नहीं आएगा, बाहर से तो नहीं आएगा, आएगा एनसीईआरटी से ही, मगर एनसीईआरटी से भी अच्छा बन सकता है। ये लोग बहुत नीचे गिर गए थे भाई, एनसीईआरटी में से भी कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे थे कि उसने कोई बात पूछी है उस पर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उठाए। एनसीईआरटी से एक पैराग्राफ उठा रहे थे, सिंपल एक ही पैराग्राफ, यूं भी नहीं कि एक लाइन किसी और पैराग्राफ में लिखी हो दूसरी कहीं और से हो, और फिर उसमें क्या बना डाल रहे हैं, एक सवाल लिख रहे हैं, कह रहे लिखो, कह लिखो, हाँ लिखो, कह लिखो,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, पता करेक्ट करूं कि नॉट करेक्ट करूं। तो साथ बैठने चाय पीने वाले कह रहे हैं नॉट करेक्ट पूछो, मजा आएगा। कह रहे अच्छा, करेक्ट करेक्ट अगले में पूछेंगे। करो ठीक है। वो क्या कर रहे, कह रहा अच्छा ये लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा अच्छा, कह रहा अब कहाँ से लाएं स्टेटमेंट, सवाल तो बन गया, स्टेटमेंट कहाँ से लाएं। कह रहे ये वाला पैराग्राफ दिख रहा है, ये वाला। कह रहा हाँ, इसमें से इसमें कितने फुल स्टॉप लग रहे हैं, बोले 4। इसका मतलब यहाँ 4 लाइन अलग अलग है, बोले है। बन गए 4 स्टेटमेंट, 1 2 3 4। लो लिख दो, काट दो। कह रहे देख, ऑपरेटर को बोल दिया पेपर बना रहा, तू बना रहा। कह रहे इस वाले पैराग्राफ में से 4 ऑप्शन बना दियो और पूरा पूरा लिख देना। ऊपर नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो एक को गलत बना देना, वही आंसर होगा। कह रहे एक को गलत कैसे बनाऊंगा। अरे यार नोट लिख रहा है तो नोट हटा देना, और नोट नहीं लिख रहा है तो नोट लगा देना यार, कि ऐसा होता है तो तू बोल देना ऐसा नहीं होता है, नोट लगा देना। और अगला कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है तो तू नोट हटा देना, ऐसा होता है कर देना, हो गया, बन गया पेपर। वो इस हद तक गिर चुके हैं ना। तकलीफ ये है, एनसीईआरटी से मैं बनाऊं पेपर, लो करके दिखाए कोई पेपर बना। थोड़ा दिमाग लगा के तो पेपर बनाओ, हल्का तो घुमाओ यार, हल्का तो घुमाओ, थोड़ा तो घुमाओ। क्यों पूछ रहे हैं बताओ, ये कितनी अंगुलियां हैं, कितनी अंगुलियां हैं, जब सामने वाला जवाब कह रहा है 3। यार बढ़िया सवाल था। ये कितनी अंगुलियां हैं, कम से कम कुछ तो डालो कि अंगुलियां 4 है, एक अंगूठा है, ऐसा करके ट्विस्ट थोड़ा मोड़ो तो सही यार। लिख रहे हैं 5 अंगुलियां, आंसर भी सही हो रहा है, ठीक। दिक्कत एनसीईआरटी वाली थोड़ी है, पहले भी पेपर जो है वो जिस भी मतलब अलग अलग बोर्ड में अलग अलग बुक्स चलती थी, तो उस लेवल को 12th के लेवल को ध्यान रख के ही बनाया जाता था पहले। आ जाओ। और फिर गलती से कोई सवाल दे दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ है, उन्होंने अलग आंसर दे दिया, तो उस वक्त बोल देते हैं एनसीईआरटी गलत, ये मानेंगे। और उन्होंने दे दिया और एनसीईआरटी से मैच कर गया, और वो चाहे एनसीईआरटी में गलत लिखा हो, कहना ना एनसीईआरटी एकदम सही है। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, मुद्दा यह है कि तुम कुछ नहीं, उन 1 2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का तुम कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। वो अगले की ईगो पे आ जाती है कि मैंने बनाया है सवाल, अब मैंने गलत भी बनाया है तो मैं इसे सही प्रूव करके रहूंगा। और फिर नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी अलग। अबे भाई क्यों देखें पुरानी, नई फॉलो करो ना फिर, जब नई बना दी तो। पुरानी क्यों आ गई पिक्चर में, तुमने पेपर पुरानी को देख के बनाया, फिर तो दिक्कत है, तुम भी नहीं खरीद रहे बच्चों की तरह एनसीईआरटी। तुम्हारे पास भी पीले पन्ने वाली एनसीईआरटी पेपर बनाने से पहले खरीद लो भाई, नई खरीद के बनाओ ना पेपर, खर्चा इतना तो खर्चा करो यार, पेपर बना रहे हो कम से कम, पुरानी से कैसे बना रहे हो फिर, हद कर रहे हैं मतलब, हद है यार, कुछ भी चल रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका है। फिर आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट भी देख लेते बेटा, आ जाओ। जैसे मान लो मैंने लिखा आई, आई माइनस आई और आई प्लस, ऐसे लिख दिया है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये सेम एलिमेंट के ही आयन है, अब साफ साफ बात है, तो पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। लिखना मत समझ नहीं आ रहा, अभी इधर को लिखना मत समझ नहीं आ रहा। और इसमें प्रोटॉन ऑब्वियसली ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एक कैटायन वो होता है जिसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक
प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दो प्लस तो दो निकल जाएंगे, मगर प्रोटॉन थोड़ी निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो फिर अगर देखोगे किसी कैटायन की तरफ तो वहां प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे। ले भाई, फिर तो अब बताना ही क्या है। इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होने ला रहा है? अरे भाई इंक्रीज होने ला रहा है। अल्लाह। ठीक है, मजे लेने के लिए मत लिखो कि समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इतने भी मजे मत लो कि एक दिन जिंदगी तुम्हारे मजे ले जाए। ले भाई, हो गया, बात खत्म। तो यहां पर भी आप बोल सकते हो कि माइनस से इनवर्सली रिलेटेड है, और माइनस के संगे संगे नहीं चलता है, और प्लस के संगे संगे चलता है, यहां भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां भी बोल सकते हो। ऐसे खूब सारे सवाल कर सकते हो। ओ ओ प्लस तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, है ना। ओ प्लस ओ टू प्लस तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ओ ओ माइनस तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ये लो। ऐसे खूब सारे कर सकते हो। ऐसे बस बेसिक सा सवाल पूछ ले, ओ तुम करो, ओ भाई साहब आयंस का जेड इफेक्टिव पूछ लिया, स्लेटर को फोन लगाओ कैलकुलेशन करेगा, जरूरत नहीं है। आओ आगे चलते हैं। अब बात आती है साइज की, एटम के साइज की। और साइड से सीधा सीधा मतलब हमेशा रेडियस होता है। ठीक है, अभी हेडिंग मत लगाना, यहाँ पे कुछ भी कचरा पट्टी करूं वो भी मत लिखना। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। हेलो 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 हेलो। लाल हो रहा है वहां पे, झूठ बोलते तुम। चलो, एक एटम क्या है? बोले ऐसा है। आज दिन तक हम एटम को, हमारे सपने में भी एटम आता है तो ऐसे आता है ना। जैसे हम टीवी सीरियल्स वगैरह देखते थे पहले, माइथोलॉजी वाले, तो ऐसा होता था ना कि हनुमान जी को याद करते थे तो दारा सिंह की फोटो आती थी दिमाग में। तो एटम को याद करते हैं क्योंकि वही सब देखा था बचपन से। एटम को याद करते हैं तो ये ऐसा हमारे दिमाग में ऐसा चित्र आता है, तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है। एक इमेज क्रिएट हो जाती है, वही दिखती है। तो अब एटम का मतलब क्या है, कह रहे हैं, अच्छा एटम का मतलब, अब एटम का मतलब ऐसा है, बोले बीच में न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसे होता। होता था ना। अब हैप्पी बर्थडे शुरू हो गए। अबे नहीं है जन्मदिन यार, नहीं है। एडवांस में थैंक यू, बस। नहीं है जन्मदिन अभी नहीं है भाई, अभी कोई ऑफलाइन का बच्चा होगा डेट भी लिख के चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसे पता होगा। ठीक है, तो ये ऐसी इमेज, आओ पढ़ लो, बहुत टाइम पास हो गया, इधर आओ जल्दी आ जाओ। ऐसा एक इमेज क्रिएट होता है। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि बता रहे रेडियस क्या मानेगा, तो तुम बोलोगे कि यार ये जो न्यूक्लियस है ना बीच में, बोले यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वहां, और न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी ना, उसे हम रेडियस कहेंगे। और जो रेडियस होगी उससे हम साइज निकाल लेंगे। पॉइंट यह है रेडियस कैसे निकालेगा, पॉइंट यह है कि रेडियस कैसे निकालेगा। लो रिवील हो गई डेट, देख रहा हो। मेरा आयंस वाला एक बार फिर से बढ़ा दो। अबे आई माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे एक ज्यादा ही है। तो प्रोटॉन थोड़ी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज्यादा है उसमें। अब यार खींचने वाले जहां ज्यादा होंगे वहां जेड इफेक्टिव ज्यादा ही होगा ना, उसका कम होगा सबसे। ये क्या पूछ रहा है मतलब है? तेरा पेमेंट रुक गया बेटा। वे
तो ये ऐसे रेडियस नापते हैं हम, राइट, ऐसे नापते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल क्यों नहीं है? दो चीज। पहली चीज, तुम सोच रहे हो कि ये कोई टेनिस की बॉल है या फुटबॉल है, नहीं, ये है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर छोटा, लगभग इतना छोटा। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा। मतलब आज दिन तक तुमने जिंदगी में बहुत छोटा सोचा होगा, मेरे को पता है, लेकिन इससे ज्यादा और छोटा सोचो। मजाक कर रहा हूं। तो ये उतना छोटा। तो इसके लिए प्रैक्टिकली हम ऐसे कहां कैसे आर निकालेंगे? बहुत छोटा है। दूसरा, एक बोला कि नहीं मैं तो कर लूंगा, बोला ठीक है भाई तू कर ले। तो फिर बोला कि हाइजेनबर्ग एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग ये कह के गया कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उनकी ना तो उनका कोई अता पता नहीं। उसने क्या बोला? उनका कोई अता पता नहीं है, वो किसी के सगे नहीं है। यानी ना तो वो किस स्पीड से चल रहे हैं, उनकी वेलोसिटी का नहीं पता, दूसरा उनकी पोजीशन का भी नहीं पता। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था वो एकदम देखी जाएगी वाले कॉन्सेप्ट पे रहता था, है ना, कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, देखी जाएगी टाइप। वो अनसर्टेन था हर चीजों के लिए। उसने कहा इलेक्ट्रॉन केयर देखी जाएगी, पोजीशन बोले देखी जाएगी, वेलोसिटी बोले देखी जाएगी। पॉइंट वो ये कहना चाह रहा था कि ना तो उसकी वेलोसिटी फिक्स थी ना उसका पोजीशन फिक्स था। अब पॉइंट ये है कि तुम यहां से एक बार के लिए मान लो मेजरमेंट करने के लिए फीता लेके शुरू हो भी गए, कह रहा आज नाप के रहूंगा। आज तुम फीता लेके शुरू हो गए, कह रहे कि आओ नापते हैं, नाप ले लूं। तो ये तुमने एटम से पूछा कि नाप ले लूं, तो इसने कहा ले लो। चले भी गए तुम मान लो, तो तुमने नाप लेना शुरू किया है, और यहां कहां तक लेना है जो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो शार्प बाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती। और उसका कारण क्या है? उसकी कोई वेलोसिटी फिक्स नहीं होती और उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये नाप ले लूं, तो इसने कहा ले लो। तुमने लेने के लिए बोला कि दिख नहीं रहा, कहां तक लो? अंधेरा है। अंधेरा बोले तो इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, दिमाग लगाया। बोले यार ऐसे तो नहीं नाप सकते। तो बोले कैसे नापेंगे? बोले यार इस सिंगल एटम के लिए तो पॉसिबल नहीं है। फिर पता किया किसी ने कि यार एटम जो है ना वो बॉन्डेड स्टेट में बैठ रहते हैं, बॉन्ड बनाते हैं बोले एटम। बोले अच्छा। बोले बॉन्ड बना के क्या करते हैं? बोले बॉन्ड बनाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है वो हमेशा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। मगर कुछ इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में फंस जाते हैं ऐसे करके। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में फंस जाती है उसे ही टेक्निकली बॉन्ड कहा जाता है। वापस सुनना, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग रीजन में ही रहते हैं। जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रीजन में होते हैं, यानी उनका कुछ अता पता तुम बता सकते हो। तो हुआ क्या कि बोले अच्छा यार ऐसे कर सकते हैं क्या? फिर मान लो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापनी है तो मैं पहले दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस नाप लूं। बोले नाप ले। इसे कहा गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहा गया बेटा इसे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। भाई वैसे नहीं नाप सकते, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो नाप सकते हैं। बोले नाप सकते हैं। बोले यहां से तुम फीता लेके यहां तक पहुंच सकते हो। बोले बीच वाले का कुछ अता पता नहीं है, मान लिया इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं है, न्यूक्लियस का तो पता है। तो बॉन्डेड स्टेट में दो न्यूक्लियस को तो पकड़ सकते हो। बोले हाँ। तो एक काम कर, इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस नाप ले, उसे कह ले इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे बाद में जाके बॉन्ड लेंथ भी कहेंगे हम। बोले अच्छा फिर क्या करूं? बोले फिर एक काम कर, इसका आधा कर ले। अब वो जो आधा है वो लगभग उतना ही आएगा जितना तू पहले चाह रहा था, जितना तुम निकालना चाह रहे थे लगभग उतना ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो रेडियस है प्रैक्टिकली ऐसे निकालना तो पॉसिबल नहीं है, एक सिंगल एटम की तो निकालना पॉसिबल नहीं है। जो भी तरीका हमारे पास
ले दे के बचता है वो यही बचता है कि बॉन्डेड या फिर कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में हम ये काम कर सकते हैं कि हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे। तो हमारे लिए दिमाग में रेडियस सुनने के बाद सबसे पहले एक लाइन आएगी कि हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन कंबाइंड एटम्स, कंबाइंड स्टेट। वापस बोलो क्या? हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। जो एटम कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है उनके बीच के जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा ही हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस हो जाएगा। तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू डी बाई टू। R इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? डी बाई टू। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि एक छोटा एक बड़ा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ सकता है, तो वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो फॉर्मूला अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। ये दोनों ऐसे समझो, ये अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये दोनों सेम है, ऐसे समझो। ठीक है, डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। वहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा। कहां लिखवाऊंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो अभी बीच में मत कर पंगे। जो कुछ पढ़ा वो ये देख लो। फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। रीजन, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जिसको 1.2 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, है ना, और 1.2 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर भी बोल सकते हैं। देयर इज नो शार्प बाउंड्री प्रेजेंट इन एन एटम, दैट्स व्हाई रेडियस साइज कैन बी मेजर्ड इन बॉन्डेड एंड कंबाइंड स्टेट ओनली। ये कैसे मेजर की जाती है? कंबाइंड। और इससे जो मेजरमेंट आएगा, मैं जानता हूं एग्जैक्ट नहीं आएगा तो, लेकिन एग्जैक्ट निकालने का कोई तरीका भी नहीं है। तो जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो इसी से आएगी और यही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आवाज सही नहीं आ रही है क्या? आज कुछ लफड़ा है क्या? सही सही बता दो। ये नोट करो, मैं पूछ ही लेता हूं जब तक। सही है, सही है, आवाज सही है, ऐसे ही वेंडे बना रहे हैं तो। ओ, मेरे को वेंडा मत बनाओ। एक लिख रहा है पोल पोल पोल। लो भाई, ये नोट कर लिया। अब हम इसकी बात कर सकते हैं ऐसे कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है? हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो एटम। अब ये जो है बेसिकली डिस्टेंस भी कौन सी होती है बेटा? डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ऐसे ही लगे हैं ये सब स्पैमर्स हैं। अबे ये सस्ती स्पैमिंग करते हैं। क्या लिखेंगे कि आवाज नहीं आ रही है ना? इनको कई सालों से नहीं आ रही है। ठीक है, शायद सेलेक्ट इसीलिए नहीं हो रहे हैं। इनको आवाज नहीं आ रही तो पढ़ नहीं पा रहे ना बेचारे। इस साल भी इनको आवाज नहीं आ रही है, फिर इनको अगले साल भी नहीं आएगी, फिर एक दिन इनके पापा की आवाज आएगी कि तुमसे ना हो पाएगा।
फिर इनको इनके अंदर की आवाज आएगी, हो सकता हो उस साल उन्हें आवाज आने लग जाए। तो थोड़ा प्रोसेस लंबा है इन बेचारों का, मगर चल जाएगा, कोई बात नहीं। आओ, आओ सही है। तो लो भाई, होता कुछ नहीं है इसके अंदर। अब कंबाइंड स्टेट यानी कि बॉन्डेड स्टेट, और बॉन्ड हमारे पास आगे चल के जो आएंगे वो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, है ना, और मेटेलिक बॉन्ड आएगा जो हम नहीं पढ़ेंगे, वॉन्डरवॉल आएगा, वॉन्डरवॉल तो इतना हल्का है कि उसे बॉन्ड लिखने में भी दिक्कत होती है, फोर्स लिख दो। कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। अब देखते जाओ, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है बेटा, जिसमें ओवरलैपिंग होती है। अभी के लिए सिर्फ सुनना पड़ेगा बिकॉज ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें दो एटम्स जो हैं वो इस तरह से, आपको दो एटम्स अपने ऑर्बिटल को मर्ज करते हैं, तो आप उसको यूं समझो कि वो इस तरह का बॉन्ड होता है, एक दूसरे के अंदर घुसा दो। फिर मेटालिक बॉन्ड में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, मर्जिंग नहीं होती, तो ये थोड़ा डिफरेंट अंदर रहता है इस तरह से। फिर वंडरवॉल रेडियस जो है वो तो और अलग होता है, वो या तो एटम्स के बीच में होता है जिनके बीच में बहुत गैप होता है ना, गैस के बीच में होता है। वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो गैसियस एटम्स के बीच में होता है, तो गैस के एटम तो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो ये तो बहुत वीक फोर्स होता है। दूसरा, या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। फिर लास्ट आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोई कैटायन है और कोई एनायन है, उसके बीच का बॉन्ड होता है। तो एक ऐसा क्रिस्टल लैटिस बना होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा। तो जो ये किसी भी प्लस माइनस के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, उस डिस्टेंस की हम बात करेंगे। एक यूनिक, एक कैटायन और एक एनायन के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम इनके बीच की बात करेंगे, यहाँ पे हम इनके बीच की बात करेंगे, और यहाँ पे हम इनके बीच की बात करेंगे। ऐसी कुछ चीजें हमारे पास रहेगी, और फिर इनका हाफ कर देंगे तो वो आयनिक रेडियस हो जाएगी, ये आयनिक रेडियस हो जाएगी, इसका हाफ वंडरवॉल रेडियस हो जाएगी, इसका हाफ मेटेलिक रेडियस हो जाएगी, इसका हाफ कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। तो ये सिर्फ ऐसा कोई रेडियस कितने टाइप की होती है ये पता होना चाहिए, आपसे कोई इनका हाफ करवा के सवाल नहीं पूछ रहा बेटा, ये याद रखना। ये लो, तो सबसे पहले ये देखो कोवेलेंट रेडियस है कि नहीं, है ना, नोट करते जाओ फटाफट। ये कोवेलेंट रेडियस है, ऐसे ही बनाना। अब ये जो कोवेलेंट रेडियस है उसे बोला जाएगा आर सी। आर सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो डी सी होगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। अभी हम डिफरेंट एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर एटम ए और दूसरा भी ए ले रहा हूं, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए ले रहा हूं। मान लो ये दोनों आपस में मेटल हैं, तो मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड होगा, और यहां पे हम इसकी रेडियस को क्या बोलेंगे, आर एम इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन 2। ये हो गई आपकी डी एम, ये हो गया आपका डी सी, और ये आपका डी वी, ठीक है। और यहां पे हो गया आर वी, आर वंडरवॉल फोर्स इज इक्वल्स टू डी वंडरवॉल रेडियस, डी वंडरवॉल फोर्स या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डी वंडरवॉल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। बेसिक सी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आप बोलोगे सर आयनिक कहाँ गया, तो आयनिक तो आयंस के बीच की रेडियस होती है। अभी आयनिक रेडियस को अलग से देख लेंगे, एक प्लस बना लो एक माइनस बना लो, अभी पीछे बता ही दिया वैसे होता है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, परेशान मत होना कि मैं कुछ भगा रहा हूँ, ये भगाने वाला है इसलिए भगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं सिर्फ इतना पता, ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये सिखाने के लिए कि तुमने कहा कि बॉन्डेड स्टेट में हम नापेंगे, तो फिर जितने तरह के बॉन्ड होंगे उतने तरह की रेडियस होती होगी। फिर एनसीईआरटी ने एक काम किया, एनसीईआरटी ने क्या किया कि जो एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है उसको कॉमन टर्म दे दिया। एनसीईआरटी ने क्या किया,
कि एक एटॉमिक रेडियस जो है ना उसको कॉमन टर्म दे दिया, यहां लिख लो, जो एटॉमिक रेडियस है कॉमन टर्म यूज कर ली, उसी को जो है मेटालिक रेडियस, है ना। जो मेटालिक रेडियस, मेटल्स के लिए जो मेटालिक रेडियस होती है उसे उसने एटॉमिक रेडियस बोल दिया। नॉन मेटल के लिए कोवेलेंट रेडियस होती है, उससे भी उसने एटॉमिक रेडियस बोल दिया। तो उसने ये बोला कि आपको दिमाग, आप नोट मत करना, आपको दिमाग लगाना है। उसने क्या बोला कि फॉर द सिंप्लिसिटी, उसने कहा कि दो दो अलग अलग टर्म हम याद नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा देखेंगे कि अगर किसी ने सोडियम की साइज लिखी हुई है और एक तरफ अगर किसी ने ऑक्सीजन की साइज लिखी हुई है, वापिस सुनना, इस बात का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इस किताब में टर्म को, इस टर्म को सिंपल बनाने के लिए हम दो डिफरेंट टर्म यूज नहीं करेंगे। उसने कहा कि जब भी हमें कोई सोडियम की साइज की बात बोलेगा तो हम उसे कहेंगे तो एटॉमिक रेडियस, बट वो एटॉमिक रेडियस उसकी कौन सी एटॉमिक रेडियस होगी, उसकी मेटालिक रेडियस होगी। उसकी कौन सी एटॉमिक रेडियस होगी, मेटालिक। तो बोले कि वो आपको देखना है कि अगर किसी मेटल की रेडियस लिखी हुई है तो कहने को तो उसे एटॉमिक रेडियस ही बोला जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की एटॉमिक रेडियस है। वो मेटेलिक टाइप की एटॉमिक रेडियस है, बिकॉज वो जो एटम जो आपको दिख रहा है वो मेटल है। अगर वो मेटल है तो वो मेटेलिक रेडियस ही लिखी हुई है वहां पे बाय डिफॉल्ट। और अगर वो नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल रेडियस जो है वो लिखी हुई होगी। अब बोलने को इसकी भी एटॉमिक रेडियस है, ये भी एटॉमिक रेडियस है, तो दोनों के लिए एक कॉमन टर्म यूज होगी, एटॉमिक रेडियस। आपको देखना है कि किस एलिमेंट की वैल्यू लिखी हुई है। जिस एलिमेंट की वैल्यू लिखी हुई है, अगर वो एलिमेंट नॉन मेटल है तो वो कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू लिखी हुई है, और अगर वो मेटल मेटल है तो वो मेटेलिक रेडियस की वैल्यू लिखी हुई होगी। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। और मैंने, आप कभी पढ़ो उस वाले एनसीईआरटी के उस वाले पॉइंट को जो कि मैं पढ़ा ही दूंगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात आती है ये वॉन्डरवॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, हटाओ इनको, है ना, हो गया, टाइप है, सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। और ये सब एक फॉर सेम एलिमेंट यहां भी लिख देना। एक सेकंड, कहाँ गए, ये रहा। हाँ, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूं, ये पता चल रहा होगा कि इसका डी सबसे छोटा है, ये देखो, क्योंकि ये अंदर मर्ज है तो इसके न्यूक्लियस ज्यादा पास आ गए, इसके न्यूक्लियस थोड़े दूर हैं और इसके न्यूक्लियस सबसे ज्यादा दूर है। तो अगर इसका आधा करोगे तो वो छोटा ही आएगा, इसका आधा करोगे तो उससे थोड़ा बड़ा आएगा, और इसका आधा करोगे तो उन दोनों से और बड़ा आएगा। तो अगर हम लिख सकते हैं कि इन जनरल किसी एक एलिमेंट की, किसी भी एक एलिमेंट की, फॉर सेम एलिमेंट, मान लो तुमने एक ऐसा एलिमेंट उठाया, हाइपोथेटिकल चीज है ये, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक ही एलिमेंट की तीनों चीजें निकाल कर रख दो। हाइपोथेटिकल है कि एक कोई एलिमेंट एक्स उठाया, उसकी कोवेलेंट रेडियस भी निकालनी है, मेटेलिक भी निकालनी है, तो याद रखना कोवेलेंट रेडियस से बड़ी मेटेलिक रेडियस होती है और मेटेलिक रेडियस से भी बड़ी उसकी वंडरवॉल रेडियस होगी, है ना। तो याद रखना ये चीज एक एलिमेंट के लिए आप हमेशा देख सकते हो, ऐसी चीज हमेशा देख सकते हो। और जो ये आर वंडरवॉल है ना, ये लगभग कोवेलेंट की दुगुना होती है, 2 into कोवेलेंट। ये कुछ बेसिक सी चीज है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना, जैसे हर एलिमेंट के लिए तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट कुछ एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है। जैसे फ्लोरीन है तो उसकी कोवेलेंट रेडियस और फ्लोरीन की वंडरवॉल रेडियस दोनों अलग होती है, वंडरवॉल रेडियस फ्लोरीन की बड़ी होती है। तो वो सेम चीज है, बात आ गई है, देखो कि कोई एलिमेंट अगर सेम है तो उसकी वंडरवॉल रेडियस उसकी कोवेलेंट रेडियस से लगभग दुगनी होती है, ठीक है बेटा। बाकी इसमें कुछ है नहीं खास, इतना सा जो जो पॉइंट लिखवाए लिख देना, इससे तो सवाल ववाल यहाँ से कभी आना है नहीं, कुछ है नहीं। एनसीईआरटी के अंदर इस तरह से कोई, इस तरह से अलग अलग करके कुछ नहीं दिखा रखा, बस नाम बता रखे हैं, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, सब कुछ है। बात आते हैं आयंस की, आयनिक रेडियस पर आते हैं सीधा, वही बच रहा है हमारा।
आयनिक रेडियस का मतलब हो गया, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्रिस्टल रेडियस। अब मैं सबकी डेफिनेशन अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन सबकी सेम ही होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, रेडियस वही है। अब यहां पे डेफिनेशन क्या होगी, तो यहां पर किसी क्रिस्टल में, ऐसे लिखेगा वो, किसी क्रिस्टल में एनायन और केटायन के बीच की दूरी का आधा आयनिक रेडियस कहलाता है, ऐसा करके लिखेगा वो। ठीक है, हटाओ इसे, हमें नहीं लिखना वो सब, हमें चाहिए भी नहीं। तो ये सब आयनिक रेडियस वगैरह की डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, डेफिनेशन रेडियस की कॉमन होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसकी हाफ होती है, दैट्स इट। तो हमारे पास यहाँ आयनिक रेडियस पे करने के लिए कुछ नहीं है, एक हमारे पास केटायन होता है और एक हमारे पास एनायन होता है। ठीक है बेटा, केटायन जो होता है उसमें हमेशा याद रखना, केटायन का मतलब क्या है, जरा सोचो, केटायन का मतलब क्या है कि वहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही होंगे, और एनायन का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, और जो न्यूट्रल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले पीछे ये बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था। तो आयंस तो यही होते हैं, केटायन एनायन। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो क्या जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने से कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए ये बोला जाता है कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट स्पीसीज। लो भाई, बात खत्म। कैटायन की स्पीसीज, कैटायन की जो साइज है, कैटायन की जो रेडियस है, वो उसकी पेरेंट स्पीसीज से कम होती है। तो कैटायन हमेशा छोटा ही होता है, कारण जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज घट जाएगी। साइज बोले तो आर प्लस। ठीक है, अब बात जिस चीज को समझ आ गई, यहां ऐसा है तो ऑब्वियसली यहां जेड इफेक्टिव थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे साइज के अंदर, यानी कि जो आर माइनस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, आर माइनस मतलब एनायन की साइज। ठीक है, तो इंक्रीज हो जाती है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या लिख सकते हो हम, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट स्पीसीज। लो, तो न्यूट्रल कहां बैठेगा, बीच में। न्यूट्रल कहां बैठेगा, बीच में। तो मान लो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल करवा दे, नोट कर लिया ये सारी कहानी जेड इफेक्टिव पे चलेगी, इसमें तो प्लस माइनस है तो बता दिया मैंने। कह रहे फजांस रूल, रुको जरा, सबर करो, वो भी आएगा, अभी मत करो कुछ भी अंट शंट। कह रहे ये फजान रूल है क्या, अबे नहीं है रे। अंजलि श्रीवास्तव को नींद आ रहा है। अन्न और जल दो से मिलकर तुम्हारा नाम बनाया अंजलि। अन्न कम खाया करो और जल पूरे पिया करो, नींद कम आएगी। ठीक है अंजलि। अंजलि है ये, जली हुई नहीं है। अन यू एन जली। वो वाली अंजलि, वो वाली हो क्या, धरती मेरी माँ है। अंजलि नीनी कर लो, नीनी, नीनी कर लो अंजलि।
इट्स नीनी टाइम। कर लो कर लो। ले भैया ओम फोम सवाल कर। यहां लिखो ऑक्सीजन, और जहां प्लस लगाओ यहां, और यहां लगाओ माइनस। पहला करो जरा, साइज का ऑर्डर बताइए ना। ओ दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा। यहाँ लिखो एफ भाव एफ माइनस भाव, यहाँ भाव Mg Mg2 प्लस, Al Al3 प्लस, Cl भवा Cl माइनस भवा। बस इतना बहुत है, इतना में तो समझ जाओ। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल तो रह ही गया। आई प्लस, आई, आई माइनस। बस साइज का ऑर्डर बता सर। बट बस। इसलिए अगली बार से किसी को नींद आ रही हो ना, यहां मत लिखना भाई, हो जाओ। यहां लिखोगे उससे नींद नहीं उड़ेगी। हो सकता हो मेरे बेइज्जती करने से उड़ भी जाए, पर समझ रहे हो ना। हाँ, प्लस वाला छोटा, न्यूट्रल वालो बीच में बैठे गो, माइनस वालो आगे चले गो। है, कहो हाँ। एफ और एफ माइनस में एफ माइनस वाला बड़ा भव, कहो हाँ। Mg और Mg2 प्लस में प्लस वालो छोटो भव, कहो हाँ। हाँ गो, कहो हाँ। एल और L3 प्लस में L3 प्लस छोटो भव, कहो हाँ। माइनस प्लस, ये लो, कहो हाँ। अम्बे हाउ 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 हाउ, ठीक है। कैसे नहीं चलेगा दी, कंधे पे रखा बंदूक, फट से दबा दे बटन, ने चल गई गोली। ऐसा कुछ होता है ना। एक आंख में चर खींच दे बंदूक, दाब दे बटन, चल गई गोली, खट दे। पान सिंह तोमर, क्या भैया कबूतर उड़ जाएगा। वो डायलॉग याद आ गया मेरे को, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आया, वो बढ़िया डायलॉग है वो। वो उसको गोली चलाना सिखा रहा होता है अपने पास वाले सैनिक को, तो वो डर रहा होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसे ऐसे बोलता है कि एक आंख में जो खट्टे दे निशाना सीख, और ऐसे करके कुछ बोलता है वो। बढ़िया, सही है वो। कांट, कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, ओके। तो मैंने कौन सा पाप कर दिया। ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल और माइनस है, तो बेटा जीरो प्लस वाले की छोटी साइज रहेगी, न्यूट्रल बीच में आएगा, माइनस वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लो करेक्ट, ओके। तो हमारे पास एक चीज समझ आ गई कि जो आयनिक रेडियस है, ये हमें इतना पता चल गया कि जो आयनिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है। जेड इफेक्टिव, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है। ठीक है। और जेड इफेक्टिव हमें पता है कि प्लस माइनस से चलता है, तो हम इसको लिख डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आयनिक रेडियस है वो प्लस बढ़ने पर, माइनस बढ़ने पर बढ़ती है, और प्लस बढ़ने पर घटती है। सेम कैन बी अप्लाइड, सेम कैन बी अप्लाई फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। लो, तो अब आती है बात हमारे पास साइज, ऑर्डर
इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ले फिर N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ऐसा करके लिख दिया मैंने। अब इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो जो साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, बार बार अब ये नहीं बताऊंगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन कितनों को खींच रहा है, क्या है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। ठीक है बेटा, तो प्लस वाला छोटा क्योंकि उसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और यहाँ पे आयनिक रेडियस मतलब साइज जो है पॉजिटिव बढ़ने पर घटती है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो पॉजिटिव वाला छोटा ही है, हर जगह पे पॉजिटिव वाला छोटा है, और नेगेटिव पर ऐसा। तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी बोले तो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली रिलेटेड होती है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियस। इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, तो ये छोटा है, उससे कम थोड़ा बड़ा है, और कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो और ज्यादा बड़ा है। आप किसी में भी अप्लाई कर दीजिए, और अभी पीछे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए भी कर सकते हो। ये लो, आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए भी ये सेम चीज कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आज दिन तक अगर नीट में कोई साइज से रिलेटेड सवाल आया है, रेडियस से रिलेटेड सवाल आया है, तो डेफिनेटली वो जो है 80% टाइम, है ना, 80 90 बोल दो, 90% टाइम वो यहां से आया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से। और द फेवरेट सीरीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, उनकी जो फेवरेट सीरीज है वो भी यही है ना, वो फेवरेट सीरीज यही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लिखना है, मान लो मैं यहां लिख दूं Cl माइनस S2 माइनस K प्लस और Ca2 प्लस, बताओ साइज का ऑर्डर बताओ, क्या बताओगे? इनके अंदर साइज का ऑर्डर पूछना है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। पहले देख लेना, क्या सबसे पहले चेक किया करो, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कुछ नहीं करना, प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा, माइनस बड़ा है, सॉरी उल्टा लिख दिया, तो ये आएगा यहाँ पे S2 माइनस, फिर Cl माइनस, फिर K प्लस, और फिर Ca2 प्लस। ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, क्योंकि माइनस जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा होगा, ये पीछे बता दिया मैंने। माइनस जितना ज्यादा उतना ज्यादा बड़ा, प्लस जितना ज्यादा उतना ज्यादा छोटा, ये पीछे मैंने जुगाड़ बता रखा है। ज्यादा माइनस ज्यादा बड़ा, एक माइनस थोड़ा पीछे कर लो, प्लस छोटा होगा, ज्यादा प्लस ज्यादा छोटा होगा, प्लस और माइनस में उल्टा चलेगा, याद रखना। अरे ये कौन सा चैप्टर है? गुड मॉर्निंग बोल दो सब। एक पूछ रहा है ये कौन सा चैप्टर है? नया आया है, नई नौकरी लगी है इसकी स्पैमिंग में, नई नौकरी लगी है। कह रहे सर एक एग्जाम्पल करके बता दीजिए। ये मैंने जादू करके थोड़ी बताया है? बता, ये मैंने जादू करके बताया, एग्जाम्पल ही करके बताया ना। हो रहा है एक ऊपर एग्जाम्पल, उसमें भी साइज का ऑर्डर लिख सकता है, हो रहा बड़ा छोटा 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 छोटा। अब ठीक है, फिर आते हैं जनरल ट्रेंड ऑफ साइज पे। खूब सारी चीजें लिख दी हमने, एक जनरल ट्रेंड बना लेते हैं हम साइज का, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आए। जनरल है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, हम जो करेंगे एग्जाम्पल्स उनमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जनरल है, जहां आएगी वहां पे रीजन होगा। जनरल इसलिए, जनरल वर्ड जरूर लिखना है ना बेटा, जनरल वर्ड जरूर लिखना। लो, और जनरल ट्रेंड ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में, जब भी ऐसा लिखते हैं लेफ्ट टू राइट तो वो पीरियड है। टॉप टू बॉटम का मतलब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। ग्रुप में जाओगे तो शेल नंबर इंक्रीज होता है, और शेल नंबर इंक्रीज होने से डेफिनेटली साइज इंक्रीज होगी। दिमाग लगाना ही नहीं, अगर ये शेल नंबर ऐसे करोगे तो फिर यहां से साइज इंक्रीज ही हो रही है ना। जबकि इधर वाले में क्या है कि एन तो कांस्टेंट होता है,
पीछे आज ही बताया है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट क्या होती है बेटा, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। आवाज में वाकई दिक्कत है क्या यार, लाल तो हो रहा वो पूरा। हम्म? ऐसा भी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। आशुतोष सिंह कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करें, लाइट जला के। टॉर्च है, टॉर्च ले ले और एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले ले, मिल जाएगा। और आवाज लगाता जानना कि कहाँ है, मिल जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन फाइंड वैसे हो जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर से होंगे बेटा। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक माइनस का मतलब 18 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, दो माइनस का मतलब 18 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक कम करेगा तो 18 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, दो कम करेगा तो 18 हो जाएगा। फाइंड हो जाएगा, फाइंड कर दीजिए वैल्यू। ये जो वैल्यू है 18 कहां से आई है, फाइंड कर दीजिए, लीजिए ये वैल्यू वहां से आई है। चलिए तब तक भेल पूरी खाइए, साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है बेटा, तो बताओ टॉप टू बॉटम जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो शेल नंबर चलेगा, और लेफ्ट टू राइट जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो जेड इफेक्टिव चलेगा बेटा। तो ये जनरल ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सवाल पे। चलो सवाल नहीं, एग्जाम्पल करते हैं, और बहुत बढ़िया बात यहाँ पे हमें पता चलेगी। का यही देख, ए राजा देख, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, दूसरा तीसरा पीरियड ही जनरली पूछा जाता है, चिंता ही मत करो बाकी की। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। कह रहे सर इलेक्ट्रॉन अगर अलग हो और फिर भी आयंस दे दें तो बेटा उसमें उस टाइम पे फिर क्या करना होता है कि एक चीज जो मुझे लगता है कि याद होनी चाहिए, कोई भी मंत्र भगवान का जिसको तुम मानते हो वो याद होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा तो फिर कोई मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन भी अलग हैं, कुछ भी अंट शंट आयंस दे दिए, मतलब ना होने वाली चीज अगर आ जाए तो डेफिनेटली उस चार ऑप्शन में फिर ऐसा एक ऑप्शन होगा जो होने वाला होगा, अगर वाकई ढंग का है टीचर जिसने ये एग्जाम में पेपर बनाया है। अदरवाइज मैं अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में से कहीं से भी प्लस बना लूं, कहीं से भी माइनस, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लूं कि अब बता साइज का ऑर्डर, तो बता पाएगा क्या, नहीं ना। एक लॉजिक होता है सवाल पूछने का, एक हिंट होता है, एक बेस होता है कि यार मान लो उसने अनाप शनाप चीजें पूछ भी ली तो वो तीन ऑप्शन होंगे अनाप शनाप, उसका चौथा ऑप्शन बहुत प्यारा होगा और वही आंसर होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ऐसी चीज मैंने तो आज दिन तक नहीं देखी कि कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, इंटरनेट पे डेटा देख के ही आंसर निकालना पड़ेगा, ऐसा सवाल अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, ऐसा सवाल आता नहीं है। तो इस तरह के फालतू डाउट और फालतू चीजें मत सोचो। हाँ मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में, तुम सोचते पता क्या हो, एक टीचर जो भी पढ़ा रहा होता है ना, मुश्किल से मुश्किल सवाल सोच के और मुश्किल से मुश्किल कंडीशन सोचते हो, कह रहा अच्छा ये ऐसा पढ़ा रहा है, सर ऐसा हो तो, और वहां तुमको आसान से आसान इसमें जो पढ़ाया मैंने इससे भी आसान पूछता है, ये खुद ये जो आप लिखा हुआ है ये भी पूछता है मेन एग्जाम में, वहां तो वो ही नहीं आ रहा होता। यहां तो बड़े सवाल चल रहे हैं कि ऐसा नहीं और वैसा हो तो, अच्छा ये जो ऐसा है वहां पे भी क्यों नहीं होता, फिर ये आता तो यही है बेटा, तो यहां ऐसे सवाल क्यों पूछते हो बिना बात के, कि अगर ऐसा नहीं और वैसा, एक आदमी का एक हाथ यहां से हटा के इधर नीचे जोड़ दें और पैर हटा के यहां लगा दें तो क्या कर पाएगा वो, अरे यार कैसे भी चले उसकी मर्जी, कुछ भी हो जाए। यहां देखो लेवल तुम, कि ऐसा करें तो
यहां साइंटिस्ट हो रहे हैं और वहां ये जो बताए वो ही नहीं आ रहा। जितना, हाँ, कंक्लूजन ये है कि पढ़ ले चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं वो। ले, अभी यहां पे झटका और लगेगा, थोड़ी देर रुको। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज डिक्रीज करो। धाए धाए धाए, रुको जरा, सबर करो, लफड़ा इधर, ऐसा क्या है है है, यहाँ पे भी ऐसा होगा है है, काश काश काश, अभी दिमाग में लफड़ा पड़ गया ना, है बिडू। इन डिक्रीज 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 डिक्रीज, मगर ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। इनकी जो है इनर्ट गैस है ये, और इनर्ट गैस की जो वंडरवॉल रेडियस होती है, कौन सी होती है बेटा, इनकी और कोई दूसरी रेडियस ही नहीं होती, मैक्सिमम साइज। तो इनको इनके साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। सर आपने क्यों किया, मुझे तो ये बात बतानी थी। आरपीएमटी आज से कुछ सालों पहले क्या होता था कि इनको कंपेयर कर दिया जाता था, लॉजिकली गलत हो जाता था वो सवाल। एनसीईआरटी खुद कहता है कि इनर्ट गैस की जो रेडियस है उन्हें बाकी एलिमेंट्स के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। वो इस तरह से बोलता है कि वंडर वॉल रेडियस शुड नॉट बी कंपेयर विथ कोवेलेंट रेडियस ऑफ अदर एलिमेंट्स। क्या कहता है कि वंडर वॉल रेडियस को एटॉमिक रेडियस जो बाकी कोवेलेंट रेडियस है या इनकी जो मेटेलिक रेडियस है व्हाटएवर, है ना, इनको बाकियों के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसका अलग रोला है। वंडरवॉल रेडियस ये कहता है कि मेरे को तुम बाकियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मैं तो सबसे अलग चलता हूं। हाँ, अगर फिर भी तुम्हें करना है, क्या बोलता है कि फिर भी तुम्हें करना है तो पहले अपना औकात बढ़ाओ, लेवल पे आओ मेरे। तो सबने पूछा कैसे कैसे कैसे, बोले गैस बन जाओ सब। बोले कैसे बन जाए, कह रहे कि इतना गर्म करो इनको, इतना गर्म करो कि ये गैस में पहुंच जाए। बोले अच्छा। बोले फिर गैस में जब पहुंच जाओ तो तुम भी गैस होगे, हम भी गैस है, तुम्हारी भी वंडरवॉल रेडियस निकालेंगे और हमारी तो वंडरवॉल है ही। अब होगा मुकाबला बराबरी का। तो एनसीईआरटी की एक लाइन जो लिखी हुई है, मैं अभी बताऊंगा। अभी उन्होंने ये बोला है कि वंडरवॉल रेडियस बाकी रेडियस के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती, और अगर करनी है तो फिर बाकियों की भी वंडरवॉल रेडियस बनाओ। तो इतनी माथाफोड़ी कौन करे, सीधा सीधा इनको साइड में कर दो। कह रहा है आटा सावन की गटा, तो साइड में कर दी। कह रहा है इनको बाकियों के साथ कंपेयर मत करो यार, ये अलग पंचायती है। ठीक है भाई, प्रूफ करूंगा ये बात, ये वंडरवॉल रेडियस की वजह से मैक्सिमम साइज है। इसीलिए क्या करोगे, आज के बाद वंडरवॉल रेडियस को इनके साथ कंपेयर नहीं करोगे, और अगर करनी है तो इनकी भी वंडरवॉल रेडियस लेकर आओगे, जो कि ठीक है, हमारे बियॉन्ड द डिस्कशन वाली बात हो जाती है, अलग लेवल है। ठीक है भाई, चलो बात सिखा दूं। तो फिर कुछ सवाल हो जाए, जहां जहां गड़बड़ नहीं है वो करा रहा हूं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। पहला सवाल, जहर है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा। एनसीईआरटी का पिंक कलर के डब्बे का है। बाकी तो चलो कोई नहीं, आसान आसान बना रहा हूं।
चलो भाई। एफ सी एल एफ माइनस सी एल माइनस। ठीक है, काफी है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होंगे तो वो हम बाद में करेंगे। जहाँ इसमें मतलब आपको अभी जो है ना, बस सिर्फ एक ही चीज जानना है, लेफ्ट टू राइट जो जो मैंने सिखाया है वो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड आयंस, है ना, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन कॉन्सेप्ट से हो जाने वाले सवाल हैं ये। ठीक है बेटा, है ना। कोई भी इसमें मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई ऑर्डर चेंज हुआ है, वो हम बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब नॉर्मल से सवाल दिए हैं मैंने, मतलब वो सवाल जो अभी जो पढ़ाया है ना, जिसमें दिक्कत नहीं है, जैसे ये एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ऐसे ना 10वां है एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस आर बी प्लस, ऐसे सवाल हैं जो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। तो अब आप इसमें मतलब कुछ नहीं है, 2 मिनट के अंदर ये सारे सवाल हो जाने चाहिए, 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर ये 10 सवाल कर लो। जो कुछ सिखाया है अभी तक वही है ये, बस किसी भी एक्सेप्शन से ना डरे, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एक्सेप्शंस कितने होंगे सर? कुछ नहीं होंगे बेटा। एक पी साइज के अंदर अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 में है, और डी ब्लॉक के अंदर जो है वो टॉप टू बॉटम है, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो देखो पहले से ही मन बना लो इस चीज का कि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो सीधे नहीं चलते हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी साइज हो, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, कुछ भी हो, तो वो नहीं चलते हैं सीधे तरीके से। तो वहां तो लफड़े है ही है, क्योंकि उनके तो जेड इफेक्टिव में ही लफड़े हैं, तो फिर उनकी बाकी साइज पे भी इफेक्ट आएगा ही सही। लिख दिया बेटा? देखो, सबसे पहले इसके दो दो ये प्लस हैं, ये दोनों प्लस इन दोनों न्यूट्रल से तो छोटे ही होंगे। अब न्यूट्रल से जब छोटे होंगे तो अब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कौन बड़ा है बेटा? मैग्नीशियम उधर आता है, एल्यूमिनियम इधर आता है, लेफ्ट टू राइट है, तो मैग्नीशियम बड़ा है। तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम करेंगे, फिर एल्यूमिनियम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मैग्नीशियम +2 मतलब भी 10 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम 3+ मतलब भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में प्लस वाला छोटा होता है, तो मेरे ख्याल से ये तो पूरा ऑलरेडी अरेंज्ड ही है ना, ऑलरेडी अरेंज्ड ही है, तो फिर कोई दिक्कत ही बात नहीं है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये लो, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, पिंक कलर के बॉक्स में इन चारों स्पीसीज को कंपेयर किया गया है, चेक कर लेना। सॉल्ड एग्जांपल जो रहता है ना, पिंक कलर का बॉक्स, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए ना बेटा, +2 और इसका +3, ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। और सबको पता है कि प्लस वाले इनके न्यूट्रल से तो छोटे ही होंगे, तो इनको दो को तो बड़े कर ही दो पहले, समझ गए? यहां इंक्रीज हो जाएगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है, 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 टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है। अब इनकी सबकी वंडरवॉल रेडियस है, तो ठीक है, वंडरवॉल वंडरवॉल तो आपस में कंपेयर हो ही सकती है, इनको तो टॉप टू बॉटम कंपेयर कर ही सकते हैं। फिर यहां देखो अगेन वही चीज है, ये न्यूट्रल है और ये माइनस है, और माइनस वाले बड़े ही होते हैं, तो यानी कि एफ से बड़ा सीएल। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एफ से बड़ा एफ माइनस और सीएल माइनस है। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा डेटाबेस नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, सही है, नहीं, सीएल माइनस और एफ माइनस का लफड़ा पड़ेगा यहाँ पे, सीएल और एफ माइनस, इसकी तो फिर वैल्यू देखनी पड़ेगी ना। एफ और एफ माइनस होता तो ठीक था, इन दोनों की तो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। इसको ठीक बना लो, ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि, ये कह सकते हैं कि ये दोनों इससे बड़े होंगे, ये तो कह सकते हैं, इसको हटा देना है ना, इसको हटा के सिंपल कोई बना लो, ये हम ऐसे नहीं कह सकते। एफ माइनस बना लो और
सी एल माइनस एफ माइनस बना लो और एफ बना लो, चलो छोड़ो इसको, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना बेटा, क्योंकि हम श्योरली नहीं कह सकते उस केस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा डेटा, ठीक है। एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ठीक है। एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस आर बी प्लस, ये लो, हो गए सवाल। इस तरह के साइज के ऑर्डर जो हम है कर सकते हैं, ठीक है भाई। ब्लॉक वाइज साइज हम कल करेंगे। यहां आ जाओ, ये लो, पोल लगाते हैं इसमें, बहुत पोल पोल कर रहे थे, 30 सेकंड काफी है। ये एल 3 प्लस है, ठीक है। करो ए आई पी एम टी 2023 का 2003 का सवाल है। सर फर्स्ट में एल्यूमिनियम 3 प्लस बड़ा होगा ना मैग्नीशियम से, अभी भी इसकी पिक्चर वहीं अटकी हुई है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा वो, दिमाग लगा, जब रीजन बता रहा हूं तो बहस मत कर। फोर्टी 1% लोगों ने ही आंसर सही किया है ना। कमाल लोग हैं, मतलब उन्हें कोई चीज समझ ही नहीं आई है। क्या लीडर बोर्ड देखूं मैं, छोड़ हटा। आज पूरी सीरीज बता रखी है ना। आप आज के नोट्स में से सवाल है, ये देख, ये देख, ये रहा, ये सवाल है वो, उसने यहां से पूछा है। तो ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज ही हुआ ना इधर से इधर तक। अब आज के नोट्स में लिखी हुई चीज है, समझ नहीं आ रही है ना। तुम लोग लिटरली एग्जाम के प्रेशर में कैसे आंसर करते होगे मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे सामने एक पहला सवाल आया तो तुम हड़बड़ा गए, तुम्हारे ही कॉपी में लिखी हुई पेज पे कोई चीज है तो वो नहीं बता पा रहे हो। अरे भाई ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज ही है ना O2 माइनस से, ये ऐसा ही तो है यार, क्यों परेशान हो रहे हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही तो है ये है? कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने पहले घटाया, पहले बढ़ाया, फिर घटाया, ऐसा कहां किया मैंने। अब ऐसे में तुम कहते हो पॉल कराओ, क्या पॉल कराऊं मैं। ले ये ले, पूछा हुआ है AIPMT 2004 में। अब आज के, ये भी आज का ही है, नोट्स ही है, देख कर ले यार, ले बस कर ले। आयनिक रेडियस और जेड इफेक्टिव का रिलेशन पूछा है, देख ले, 2004 का सवाल है। आयनिक रेडियस और जेड इफेक्टिव का पूछा है रिलेशन। जबरदस्ती का बनाया हुआ सवाल है, लिटरली जबरदस्ती का बनाया हुआ सवाल, मतलब जानबूझ के बनाते हैं ना कुछ सवाल, वो है ये सवाल। पोल इसमें कह रहे हैं, पोल टाइम और दो, इसमें कह रहे हैं। ये तो तुम और अभी मेरे मुंह से कुछ सुनोगे, इसमें 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा तुमको। 84% लोगों ने आंसर सही किया है, सबको धन्यवाद। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा, लिखवाया तो था आज के फॉर्मूले में, जेड इफेक्टिव का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये जानबूझ के स्क्वायर बना रहा है, कोई स्क्वायर बना रहा है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा है। अरे क्या मतलब है, जबरदस्ती के चार, उसे एक ऑप्शन सही बनाने के लिए 3 गलत बनाने पड़ गए। इतना आसान सवाल आया था, इतना आसान सवाल आया था, बताओ। करो AIPMT 2010 का सवाल, थर्ड पीरियड है ये आपके सामने, कर लो, थर्ड पीरियड है तो देख लो। ये लो एक और पोल, 30 सेकंड काफी है, जिस सवाल के लिए जितना टाइम काफी है उतना ही दूंगा। अगर चारों ऑप्शन अलग अलग हो तो समझ में भी आए, चारों ऑप्शन, चारों एलिमेंट सेम है, थर्ड पीरियड का सवाल है, करो। और लिखवा रखा है थर्ड पीरियड, ठीक है।
और आप बोलोगे कि सर कैल्शियम इज नॉट थर्ड पीरियड, कोई बात नहीं, वो फोर्थ पीरियड है। तो मैग्नीशियम कैल्शियम का रिश्ता भी संभाल लेना, मैग्नीशियम कैल्शियम का रिश्ता संभाल लेना, बात खत्म। मैग्नीशियम कैल्शियम का रिश्ता संभाल लेना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस भी देखो, दिमाग लगाओ। है पोल नहीं पहुंचा क्या? सी कैसे बढ़ा, सी का आंसर कैसे हो गया? कैल्शियम को मैग्नीशियम से छोटा कर दिया। अबे खा क्या रहे हो तुम, क्यों हड़बड़ाहट करे? पोल करवाना बंद है तुम्हारे में, कोई मतलब नहीं है। 11वीं क्लास के बच्चे ज्यादा बेटर है तुमसे, ठीक है, 11वीं क्लास के ज्यादा बेटर। ये रहा मैग्नीशियम, इससे छोटा आगे चलोगे तो फास्फोरस है, और उससे छोटा क्लोरीन है, हो गया। अब मैग्नीशियम से बड़ा कौन है? कैल्शियम है। मैग्नीशियम के नीचे आता है ना कैल्शियम, हो गया ना भाई ये। अब ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बना तो हुआ है ये, Cl से P Mg Ca। ये एरो नहीं समझ आते हैं क्या तुमको? बता दो ये क्या मतलब, तो समझते हो ना बेटा इसका? ऐसा मतलब समझते हो ना, जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है बेटा, समझ आता है ना? इसको ऐसे बोलो तो इधर वाला बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, बड़ा ऐसे, बड़ा छोटा बड़ा, ये तो पता है ना? क्या पता है यार, होमवर्क करवाना ही नहीं मुझे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कर लेना। होमवर्क सब बता रखा है, देख लेना। होमवर्क एक होगा जो करेक्टली होगा, और वो एक ऐसा करेक्ट होगा कि तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, लेकिन तुम दूसरे फालतू ऑप्शन में फंस रहे होंगे, ठीक है, वो देख लेना भाई। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा, और ऊपर वाला तो पहला है तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि उसमें न्यूट्रल और प्लस में से प्लस को बड़ा बता दिया, तो ये यहां से गलत हो गया। और F माइनस O2 माइनस यहाँ ठीक है, F माइनस कम माइनस को ज्यादा बड़ा बता दिया, ये यहां से गलत हो गया। +3 वाले को +2 से बड़ा बता दिया, ये यहां से गलत हो गया, और ये तो यहाँ पूरा ही गलत हो गया। तो बचा ही एक बी, नहीं देना। देखेंगे ऐसा, बच्चे ऐसे करते हैं, ए ऑप्शन H माइनस, देख रहे हैं उसे, जैसे वो ऑप्शन बोलेगा कि आगे चल मैं तो गलत हूं, वेट कर रहे हैं उससे, फिर दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि तू बता, ऊपर वाले ने तो कहा गलत है वो, तू भी बता कुछ, बोलेगा सवाल खुद, देख रहे हैं उसे, हाथ पैर ही नहीं चला रहे, तैरना नहीं आता पानी में फेंक दिया, तो हाथ पैर ही नहीं हिला रहे, खैर आप तैरना ही नहीं आता, मर ही जाना, ठीक है, गिव अप कर दो। करो कुछ, दिमाग लगाओ, सिखाई है ना चीज तुमको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ढूंढो। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, सबसे बड़ी दिक्कत, कॉन्सेप्ट सिखाने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ही सवाल करवाए जा सकते हैं, वहां पर भी सवालों की जड़ियां लगाई जा रही है, वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल, सवाल सवाल सवाल, इतने सवाल, तुम्हें सवाल कराना हर कोई सिखा रहा है कि सवाल कैसे करते हैं, देखो इसमें ये ट्रिक लगा लो, इसमें पेन उठाओ, इसमें पेन मत उठाओ, सब कर लो तुम, इसमें ये वाला फंडा लगा लो, ये कर लो, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो ना। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सवाल कोई सा भी है, सवाल कोई हमारा ठेका थोड़ी है कि वही आएगा जो तुमने किया है, नहीं ना, उसका तो कोई गारंटी नहीं है।
कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दो। आज से कुछ साल पहले कॉन्सेप्ट इतने खास अच्छे से सिखाए जाते थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की होती थी। कुछ एक आध दो सैंपल के क्वेश्चन टीचर करवाता था। आज की तारीख में क्या है, टीचर डीपीपी भी करवाओ, टीचर मॉड्यूल से भी करवाओ, टीचर क्लास में भी कराओ, पीवाईक्यू भी सीरीज आ गई, उसकी भी सीरीज आ गई, जेई की भी सीरीज आ गई, नीट की भी सीरीज आ गई, ये आ गई, वो आ गई, सब आ गई। तो तुम्हारी भी अप्रोच क्या बन चुकी है कि हम ढेर सारे सवाल ही कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता। सवाल को देख के पता करने की कोशिश करते हो कि यह सवाल मैंने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तुम ये ढूंढते हो कि क्या यह सवाल मैंने पहले किया है। अगर पहले किया है तो मैं सोचता हूं कि मैंने पहले इसका क्या आंसर किया था, क्या मुझे इसका आंसर याद है या नहीं है। बुरा मत मानना, एक सवाल को देखकर तुम्हारी फर्स्ट अप्रोच यही होती है कि यह सवाल मेरा देखा हुआ है और देखा हुआ है और मुझे याद आ रहा है इसका आंसर तो 4 था। गलत अप्रोच है बेटा ये क्वेश्चन करने की। आप इस तरह से सवाल करते हो, गलत है। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन अपने आप होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सवाल करा रहे हैं, सवाल सवाल, अरे बेटा क्या मतलब, क्या टीचिंग ये है कि सवाल कैसे करने? क्या आज का सिखाया हुआ सिर्फ एक एग्जाम तक ही सीमित रहेगा तुम्हारी लाइफ में? टीचिंग का मतलब है चीजों को सिखाना। शॉर्टकट्स बताना ठीक है, जहां चीजें मुश्किल होती है वहां बताते हैं, हम भी बताते हैं, मैं भी बताता हूं, लेकिन सिर्फ शॉर्टकट से चीजों को करवा देना टीचिंग नहीं है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पास करवा सकती, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक नया सवाल वैल्यू चेंज होके आया नहीं और तुम्हारे एंजाइटी बढ़ी नहीं, सीधा एंजाइटी बढ़ाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को बनना पड़ेगा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो। और डर भी नहीं लगेगा सवाल देख के। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने कर लिया लेकिन मेरे सामने नया सवाल आ जाता है तो मैं डर जाती हूं। हाँ तो तू सवाल ही तो कर रही है, फिर हिला, सवाल आया है तो कर, कॉन्सेप्ट होगा तो सीखेगी, करेगी। Be2+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है ये तो तुम ही ढूंढ लोगे। अब ये जो है इसमें एक्सेप्शन है, ये जो है इसमें एक्सेप्शन है, इसमें नहीं है। अगेन ये रिपीटेड है, फिर भी होमवर्क है, कर लेना। सेम है, बार 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 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये मैंने करवा दिया, होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, और कहाँ पे ये वाला। अब ये AIPMT 2015 में पूछा हुआ सवाल है, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक मान के करना पड़े करेगा। अब हम आर्गन को कंपेयर नहीं करते हैं साथ में, इसलिए ये पहले पूछ लिए जाते थे। मेरी तरफ से तो इस सवाल को चाहे हटा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मानोगे तो आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मान के करना है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मानोगे तो कैल्शियम सबसे छोटा, फिर ये और फिर ये आंसर बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी साफ साफ कहती है कि ये वंडरवॉल रेडियस है, इसे आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये लॉजिकली गलत है, बट आप वैसे निकालो आंसर तो दूसरा आएगा। मैं हटा रहा हूं इस सवाल को क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है भाई, चलो एनसीईआरटी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हमने करी है, आ जाओ देखते हैं कितना को कुछ याद आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्या ये मैंने करवा दिया था? नहीं करवाया था, ठीक है, कर दो। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, आ जाइए फटाफट। 1 मिनट 2 मिनट बचे, करके जाऊंगा, 5 मिनट चाहे ज्यादा पढ़ाना पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब 1 बजे क्लास है, 1 बजे तक भी पढ़ा सकता हूँ, आ जाओ। यस, किसी भी इलेक्ट्रॉन, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, मैंने कोई अपने तरह से डिजाइन नहीं करी, मैंने सिर्फ उसमें से शब्द हटा दिए हैं। वो शब्द तुम्हें ढूंढने हैं। एनसीईआरटी को आज हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट है एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट, रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट। क्या भरेगा? लोकेशन, कि वो एस ब्लॉक का है, कि वो पी ब्लॉक का है, कि वो डी ब्लॉक का है, कैसे बताओगे? लास्ट ऑर्बिटल होगा वही तो बताएगा।
लास्ट ऑर्बिटल होगा, वही बताएगा ना बेटा, लास्ट ऑर्बिटल जो फिल करोगे वो उसकी लोकेशन बता देगा। ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल जैसे भरोगे। अब जैसे आपने किसी के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3s2 भरा है, तो आप बता दोगे कि वो एस ब्लॉक का है। ठीक है, ठीक है। सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, ये ट्रू है। ठीक है, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स होना भूल गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, बताओ, ये तो करवा रखा है, एनसीईआरटी लाइव करके पॉइंट लिखवाया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने की उसमें ऑर्बिटल होते हैं भरे जाने लायक, भरने वाले ऑर्बिटल का दुगुना कर दो, वो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच हैव, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली, तो यहां पे आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फॉर द एल्कली मेटल्स एंड फॉर द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बताओ पहला क्या आएगा बेटा, NS1 एंड NS2 हो जाएगा, करेक्ट है, ये ढूंढ लिया आपने इसका। चल रही है ना एनसीईआरटी, साथ साथ चलती रहेगी, चिंता मत करो, अपने पास बहुत जुगाड़ है। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब कुछ बात पढ़ते हैं जो आज पढ़ी हमने, जो आज हमने करी वो बात वापस पढ़ते हैं कि क्या एनसीईआरटी में क्या लिखा है और हमने क्या पढ़ा है। देखो, वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ वन एटम ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यानी कि ये कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर bound together by a single bond in a covalent molecule and from this value the covalent radius of the element can be calculated। ये ऊपर लिखा है कि कोवेलेंट रेडियस कैसे नापते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉन्ड एसोसिएशन, बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन, कह रहा है Cl2 की जो D होता है, ये जो D होता है 198 होता है, और R जो होता है वो 198 डिवाइड बाई 2 हो जाता है, तो वो 99 आ जाता है, ऐसा लिखा हुआ उसने। ठीक है, हमें भी समझ आता है। उसके बाद फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म मेटेलिक रेडियस, मैंने कहा था हम टर्म। अब ये भी क्या होता है, विच इज टेकन एज ए हाफ, हाफ तो सबका ही लेना है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल जो होता है उसमें मेटल 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 ऐसे जमे होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस जमे होते हैं, वैसे ही मेटल्स के अंदर मेटल 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 के कर्नल्स जमे होते हैं, है ना, वो है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256, यानी कि ये हो गया तुम्हारा DM, और उसकी आधी क्या हो जाएगी, उसका आधा कर ले, वो हो जाएगा तुम्हारा RM, तो वो हो जाएगा DM डिवाइड बाई 2। और वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो लिखा हुआ है नीचे, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर सिंप्लिसिटी, कह रहा आसान बनाएंगे, कह रहा ओहो, सादगी के लिए हमने इस किताब में we use the term atomic radius to refer the both covalent and metallic radius। कह रहे हम दोनों को रेफर करने के लिए एटॉमिक रेडियस टर्म यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और अ मेटल। अगर वो नॉन मेटल है तो हम समझ जाएंगे कि वो कोवेलेंट रेडियस है, अगर वो मेटल है तो हम समझ जाएंगे कि वो मेटेलिक रेडियस है। हम सिंप्लिसिटी के लिए दोनों के लिए सिंगल टर्म यूज करेंगे। वंडरवॉल को इसमें इंक्लूड नहीं किया उसने, वंडरवॉल को इसमें इंक्लूड नहीं किया है बेटा। ठीक है, वो क्यों नहीं किया है वो भी यहां अगले पेज पे आएगा। अब हमने कुछ जनरल ट्रेंड निकाला था लेफ्ट टू राइट का और टॉप टू बॉटम का, उसमें देखो एनसीईआरटी लिखती है, और मैंने वहां पर जेड इफेक्टिव, जब आज शुरुआत में एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और टॉप टू बॉटम में इनर शेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। देखो सुनना, द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फॉर द एलिमेंट्स, कहता है कि जनरली एक पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। वंडरवॉल रेडियस को छोड़ देना, इनर्ट गैस तक की बात नहीं करी हुई है। इट इज बिकॉज
within the period the outer electrons are in the same valence shell। कहता है कि पीरियड में जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो शेल नंबर चेंज नहीं होता, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। कह रहा अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है, 0.65 बढ़ता है बेटा, लेकिन जो रिपल्शन है वो सिर्फ 0.35 ही बढ़ता है। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट ज्यादा करता जाता है और क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम मने ग्रुप, वर्टिकल कॉलम मने ग्रुप, विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद द एटॉमिक नंबर। ठीक है, कहा कि वर्टिकल कॉलम में ऐसा नहीं होता, वर्टिकल कॉलम में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में इंक्रीज होता है ना। अब रीजन क्या है, रीजन क्या है, हो सकता हो किसी एक एग्जाम्पल को लेकर इसने समझाया होगा, इस ऊपर वाले का रीजन समझाया होगा। जैसे इसने फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स हैं, यानी कि एल्कली मेटल ले लिया और हेलोजन, दो फैमिली को इन्होंने एक साथ, ये फैमिली वाली बात इसको समझानी है, ये एल्कली मेटल वाले में समझाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हमने लिख दिया। हेलोजेंस में भी हमने ऑर्डर लिख दिया FCl Br I। अब ये कह रहा है ऐसा क्यों होता है, तो कहता है एज वी डिसेंड द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस, मतलब शेल नंबर इंक्रीज होती जाती है टॉप टू बॉटम मूव करने पर, मैंने भी सिखाया था। एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, है ना, फादर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। भाई एक में यहां पड़ा, एक में यहां पड़ा, एक में बाहर वाली में पड़ा, ऐसे करके, है ना। दिस हैपन बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल, द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि ऐसा होता है और साथ साथ अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी भरे जा रहे हैं, और अंदर की शेल वाले जो हैं वो अच्छा रिपल्शन करते हैं, सिग्मा करते हैं, उनका काम है अंदर की शेल वालों का सिग्मा, विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहा है कि अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो शील्डिंग बढ़िया करेंगे, और शील्डिंग बढ़िया करेंगे तो कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियस। इतनी भयंकर लैंग्वेज लिखी हुई है, मगर मैंने आपको आसान भाषा में समझा दी थी आज क्लास शुरू होने से पहले, है ना। देख सुनो ना आप, लैंग्वेज सुनो। दिस हैपन बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स व्हिच सर्व टू शील्ड द आउटर। अरे कुछ नहीं है, कह रहा है कि टॉप टू बॉटम एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं तो अंदर वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और अंदर के लेवल्स बढ़ने की वजह से वहां शील्डिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि शील्डिंग जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। सेम शेल वाले छोटा मोटा करते हैं, जो कि उस पीरियड में कर रहे थे छोटा मोटा, लेकिन बढ़िया धक्का कौन देता है, वो बढ़िया धक्का अंदर वाले ही देते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा शील्डिंग सर्व होता है, इस वजह से यहाँ पे हमारे को बराबर हो जाता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया था इसी वजह से। और फिर आता है नॉट दैट, ठीक है, ठीक है, नॉट दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस। मेरी वाली बात आ गई बेटा, जो मैं कह रहा था ना, मेरी वाली बात आ गई कि जो एटॉमिक रेडियस है नोबल गैसेस का, आर नॉट कंसिडर्ड हियर। बोले इन सब में हमने, ये जो ऊपर तुमने पीरियड की बात करी, नीचे तुमने ग्रुप की बात करी, हमने इसके अंदर वॉन्डरवॉल रेडियस इनर्ट गैस का जो है नोबल गैसेस का नहीं कंसिडर किया है। बीइंग मोनो एटॉमिक, वो मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी कि वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो वो नॉन बॉन्डेड रेडियस हो गई उनकी, कि बॉन्ड ही नहीं बना रहे हैं, कंबाइंड स्टेट ही नहीं है, तो नॉन बॉन्डेड रेडियस है। और जब नॉन बॉन्डेड है तो वैल्यूज बहुत लार्ज होती हैं, और उसी लार्ज वैल्यू का कारण क्या है कि इनफैक्ट द रेडियस ऑफ नोबल गैसेस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विथ द कोवेलेंट रेडियस। कह रहा है कि नोबल गैस की जो रेडियस है वो वॉन्डरवॉल रेडियस है, और उसे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए कोवेलेंट रेडियस के साथ, बट विथ द वॉन्डरवॉल रेडियस ऑफ अदर एलिमेंट्स। मगर अगर करनी है तो उनको बोलो कि मेरे लेवल पे आए,
अगर कंपेयर करना भी है तो फिर उनको बोलो कि उन्हें वंडरवॉल रेडियस बनना पड़ेगा, मैं तो वंडरवॉल ही रहूंगा। ये बात मैंने सिखाई थी, आज ही बताई थी, ये रहा। तो इनमें से ये मैं क्यों करता हूं, मेरे नोट्स में ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, मगर मेन एग्जाम में तो वो इन्हीं में से काट के बना देगा स्टेटमेंट। तो मैं ये सिखाता हूं ताकि मेन एग्जाम में तुम्हारे सामने अगर इस तरह की लैंग्वेज भी आए तो तुम इजीली उसे डिटेक्ट कर पाओ, पहचान जाओगे, अरे ये बात समझ आ गई मुझे कि कहना क्या चाह रहा है। कई बार ऐसा स्टेटमेंट आता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि वो कह क्या रहा है, इसीलिए मैं ये काम करता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऐसे कौन एनसीईआरटी पढ़ाता है, बेटा मतलब ही नहीं पता होता लाइंस का कि क्या कह रहा है, इतना घुमा फिरा के ये बात बोलता है। चलो तो आज की एनसीईआरटी में इतना ही। और क्या बच गया साइज में तो सुन लो, मेरा एक तरीका है, मैं ब्लॉक वाइज साइज कराता हूं। एस ब्लॉक की साइज जिसके ऑर्डर ऑलमोस्ट हमने कर लिए, बी ब्लॉक में हमने सारे कर लिए, वो 13th ग्रुप को एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ समझेंगे हम, वो करेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। फिर कुछ एफ ब्लॉक का लेंथेनोइड, एक्टिनोइड की साइज की वगैरह की हम बात नहीं करते, है ना, तो वो हम छोटी मोटी चीजें जो हैं वो अब यूनिक यूनिक चीजों पे फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो वो कल वाले लेक्चर में होगा, और कल के कल हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।